नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की सेशन में जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे जीन पियाजे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जीन पियाजे की थोड़ा सा परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अपने सीटेट के पेपर में यहाँ से जीन पियाजे से दो प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। चाहे वह प्राइमरी लेवल पर बात किया जाए तो दो प्रश्न, और जूनियर लेवल की अगर हम चर्चा करें तो भी दो प्रश्न आप सभी के फिक्स तौर पर पूछे जाते हैं। तो हम आज जीन पियाजे का परिचय जानेंगे, साथ ही साथ उनका सिद्धांत की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को यह भी पता है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत और साथ ही साथ संज्ञान विकास का सिद्धांत दोनों पर चर्चा किया था। जो उनका ज़्यादा करके सिद्धांत कहीं ना कहीं लागू किया जाता है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वह संज्ञान विकास का सिद्धांत पूछा जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, लेकिन उतना अपने पेपर में कम पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन के पैटर्न की चर्चा करें, तो ऑनलाइन का जब एग्जाम हुआ करता था सीटेट का, तो उस समय हम सभी से नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता था, लेकिन अब संज्ञान विकास का सिद्धांत ही पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं संज्ञान विकास का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो जीन पियाजे की शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे की बात किया जाए तो इनके बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपना सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने अपना सिद्धांत 4 स्टेज पर दिया था। जीन पियाजे, ओके, जीन पियाजेट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जीन पियाजेट, और लेकिन वैसे जीन पियाजे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनकी अगर बात किया जाए, इनका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत का नाम है संज्ञान विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इसी संज्ञान विकास के सिद्धांत पर हम सभी बात कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दिया था, ओके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दिया था। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की बात किया जाए तो इन्होंने, सबसे पहली बात है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेज पर सिद्धांत दिया। कितने स्टेज पर? 4 स्टेज पर। तो इनको ध्यान दीजिएगा, या इन्होंने अपने सिद्धांत में, संज्ञान विकास के सिद्धांत में 4 चरण बताया था। उन चारों चरण के नाम हम सबसे पहले जानेंगे। जो पहला नाम है, जो उनका पहला चरण था, उस चरण को हम सिर्फ बोलते हैं इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था, या फिर हम संवेदीगामक अवस्था। तो हिंदी में तमाम नाम से पूछा जाता है, लेकिन इंग्लिश में सीधा बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा जो स्टेज था इनका, उसको बोलते हैं हम सभी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संज्ञानात्मक अपना स्टेज बोलते हैं, चरण बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष था। और तीसरा स्टेज की बात करें, जिसको बोला जाता है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो चौथा था उसको बोलते हैं फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, जिसका सीधा सा नाम आप बोल सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जो चारों सिद्धांत की बात किया जाए, इसके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला था अपना इंद्रिय गामक अवस्था। पहले की अगर बात करें, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, या हम इसको बोल सकते हैं सबसे पहले इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, पेशी अवस्था, या इसको हम सीधा बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है कि संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, गामक अवस्था, या हम इसको सीधा या भी बोल सकते हैं, या भी इसका नाम बोला जा सकता है। अवस्था के साथ साथ अगर हम बात किया जाए तो इसको एक नाम और होगा अपना संवेदी गामक, संवेदी पेशी, संवेदी पेशी, संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, साथ ही साथ इंद्रिय गामक अवस्था हो गया है। संवेदी पेशी इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, ओके। ये तो अपना नाम हो गया। सीधा सा इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो उम्र उन्होंने बताया था 0 से 2 वर्ष बताया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा स्टेज उनका था, उनका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या हम उसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या सीधा सा इसको बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका सीधा लिखेंगे 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 2 स्टेज हो गया। अब तीसरी अवस्था की बात करें, देखिए इसके अंदर की विशेषताएं पूछी जाती है, इसको विशेष ध्यान देना है। जिसे अपना अगर हम रीट की बात करें, अपना यूपीटेट की बात करें, तो या सीधा ऐसे बोले पहला स्टेज कौन सा, दूसरा स्टेज कौन सा, ऐसे पूछ लेता है। लेकिन जब आप सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट से इसके विशेषताएं पूछता है कि पहले इंद्रियगामक अवस्था में बच्चा क्या क्या विशेषताएं करता है, 0 से 2 वर्ष में क्या क्या विशेषताएं होगा, 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या उसका एक्टिविटीज़ करने से आप पहचान जाएंगे। आप 7 से 11 साल का होगा तो एक्टिविटीज़ क्या करेगा, पहचान जाएंगे। 11 से 15 वर्ष में क्या करेगा तो पहचान जाएंगे। तो एक्टिविटीज़ पर भी वह पूछा जाता है। तो अगले की अगर हम बात करते हैं, अगला लिखेंगे अपना तीसरा की अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा स्टेज है वह तीसरे स्टेज को बोलते हैं हम सभी, लिखेंगे आप सभी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या सीधा सा इसे हम बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी एज की बात किया जाए तो एज उन्होंने बताया था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, इसको विशेष ध्यान रखना है, वर्ष वाला आपको ध्यान रखना है। चौथे की अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं अमूर्त, या इसको बोला जाता है हम सभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ओके, इसको लिखेंगे आप सभी फार्मर लिख सकते हैं, फार्मर ऑपरेशनल स्टेज, फार्मर ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज उन्होंने बताया था 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे तो आपको 11 से 14 वर्ष मिलेगा, लेकिन सही जो है 11 से 15 वर्ष ही है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। या उन्होंने 4 अवस्थाओं पर जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है उन्होंने दिया था। इस संज्ञान विकास के सिद्धांत की अब हम करेंगे बात। अब इसमें से एक एक करके सभी विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें उन्होंने बताया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यह चरण है, जो संज्ञान विकास का चरण था, उन्होंने सबसे पहले बात किया कि यह चरण किसी भी चरण को हम आगे पीछे नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार बोल दीजिए कि अपना पहला स्टेज इंद्रियगामक अवस्था, बाद में कहिए फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आगे पीछे घुमा फिरा के ऐसे नहीं कहेंगे। आप सीधा कहेंगे पहला नंबर के बाद दूसरा ही आएगा, दूसरे बाद तीसरा, तो एक क्रम से चलेगा, कभी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसको लिखिएगा। सबसे पहली बात, किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है, किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है, किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही चरणों का क्रम बदला जा सकता है, और ना ही चरणों का क्रम बदला जा सकता है, चरणों का क्रम बदला जा सकता है, चरणों का क्रम बदला जा सकता है। मतलब हम ना बदल सकते हैं, ना हम कह सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो हम इसको विशेष ध्यान या तो आपको देना ही देना है। अब इनके जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का, संज्ञान विकास के सिद्धांत को हम कई नामों से, जैसे आप बुक में देखेंगे तो कई नाम आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा रचनावाद का सिद्धांत, रचनावाद का सिद्धांत भी लिखा होता है। और कहीं कहीं आप कहेंगे सर और क्या हो सकता है, निर्मितवाद का भी सिद्धांत लिखा होता है। तो नाम निर्मितवाद का सिद्धांत भी लिखा होता है। तो इस बात को घबराना नहीं है
कि सर अब तो रचनावाद हो गया, निर्मितवाद हो गया, उन्होंने तो संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया था। तो एकदम इस बात से घबराना नहीं है, रचनावाद निर्मितवाद बात एक ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने सिद्धांत में सक्रियता पर, एक्टिव मतलब कहीं ना कहीं सक्रिय पर बात किया, कि एक्टिव रहने की बात की। उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान रखना है संज्ञान विकास के सिद्धांत में। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली अवस्था की। जो पहला उन्होंने अवस्था बताया उसकी बात स्टार्ट करते हैं कि पहली अवस्था में उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो आप स्टार्ट करेंगे, हेडिंग करेंगे, पहला हेडिंग करेंगे हम सभी इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, या इसे बोला जा सकता है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था, या फिर हम बोल सकते हैं संवेदी पेशी अवस्था, या संवेदी गामक हो गया, संवेदी गामक लिखेंगे, संवेदी गामक अवस्था। या फिर हम एक और है, और एक कौन सा जी, एक अगला लिखेंगे इंद्रिय गामक, संवेदी पेशी, संवेदी गामक, साथ ही साथ इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। और इसकी अगर हम बात किया जाए तो उन्होंने बताया था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष बताया। अच्छा, अब 0 से 2 वर्ष में उन्होंने क्या क्या बात कही है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए 0 से 2 वर्ष में जब बच्चा जन्म लेगा तो धीरे धीरे क्या क्या विशेषता उसकी निकल के आएंगी, उसी को हमको समझना है। तो सबसे पहली बात एक विशेषता लिखेंगे, पहली विशेषता लिखेंगे आप सभी, इसमें से पहली विशेषता आप लिखेंगे इसमें वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। आप कहेंगे सर वस्तु स्थायित्व क्या होता है? हाँ, वस्तु स्थायित्व को समझिए। जैसे वस्तु स्थायित्व की अगर बात किया जाए तो ये कहता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप फोन ऐसे चला रहे होते हैं, और फोन चलाते चलाते क्या होता है कि आप फोन को चलाते चलाते ऊब जाते हैं, तो फोन को पीछे कर लेते हैं, और बच्चा आपके बगल में कोई सोया होता है छोटा सा, और वह आप कहते हैं कि बेटा ले गया, कौवा ले गया, तो उसका मतलब बच्चा उसके दिमाग में वो छपा होता है। आप कितना भी कौवा बिल्ली कुछ भी बोलिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने, कुछ देर तक उसके दिमाग में बना रहता है उसका चित्र फोन का, और आपके आगे पीछे जाकर उस फोन को ढूंढता है। तो आपने ऐसा फील भी किया होगा, ऐसा आपने देखा होगा, उसी बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व कह सकते हैं बच्चे के दिमाग में कुछ देर तक उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है, या उसके प्रतिबिंब का चित्रण उसके दिमाग में बना रहता है, ओझल नहीं होता, जिसे बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। अगले की बात करें, अगला क्या विशेषताएं पाई जाएंगी, या पूछा गया बहुत बार सीटेट में अपने पेपर में। अगला आप कहेंगे मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार की बात करेंगे, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। आप कहेंगे सर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है? हाँ, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अगर हम बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करेगा। एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले मूल प्रवृत्ति की बात की। उन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों की बात की। उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, उससे जुड़े हुए कहीं ना कहीं संवेग होते हैं। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, वह बोले जाते थे उद्देश्यवाद के सिद्धांत के जनक। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कोई भी आप काम करते हैं तो बिना उद्देश्य से काम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होता ही होता है। तो विलियम मैकडूगल उसके जनक बोले जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने संवेग मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती है। बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, किसने कहा है, तो इसको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा 0 से 2 साल में होता है तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। जैसे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हंसना, रोना, बोलना, ये सभी पर एक्टिविटीज करके अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगले की बात करते हैं, जो तीसरे की बात किया जाए, तीसरा लिखेंगे प्रवृत्ति क्रिया। प्रवृत्ति क्रिया की बात किया जाए, प्रवृत्ति क्रिया क्या होता है सर? आप कहेंगे प्रवृत्ति क्रिया होता इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप बच्चा आपके आसपास बैठा होता है, तो आप कोई काम जैसे कहेंगे बेटा, या कोई चीज़ बोलने के लिए कहते हैं, या फिर आप कुछ चीज़ बोलते रहते हैं तो बच्चा दोहराने लगता है उस चीज़ को। तो जब दोहराता है तो उसको मज़ा आता है। तो वही कहा जाता है कि मूल प्रवृत्तियाँ, जब प्रवृत्ति क्रिया ऐसी होती हैं तो प्रवृत्ति क्रिया को हम बोल सकते हैं जिस काम को करने में बच्चे को मज़ा आता है, या जिस काम को करने में उसको अच्छा लगता है, वह काम बार बार दोहराता है, जिसको बोलते हैं प्रवृत्ति क्रिया। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा प्रवृत्ति क्रिया
करता है। अगला लिखेंगे, चौथे की बात करें, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण करके सीखता है। जो अनुकरण की में वह अपने बड़े भाई का हो सकता है, अपनी बड़ी सिस्टर का देख करके वह नकल करके सीख सकता है। अपने पिताजी का कुछ काम करें तो नकल करके सीख सकता है। माता जी हैं या कोई भी सदस्य रहे तो सबसे ज़्यादा बच्चा 0 से 2 वर्ष में नकल करके सीखता है। तो ये इसको बोलेंगे अनुकरण। ठीक है। अगला लिखेंगे आप सभी, इंद्रिय आधारित क्रिया। इंद्रिय आधारित क्रिया मतलब इंद्रियों पर आधारित वह बच्चे का, इंद्रिय आधारित क्रिया का मतलब है इंद्रियों पर आधारित बच्चा कार्य करता है। ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना होगा दूसरा स्टेज, या तो पहला स्टेज हो गया। अब पहले स्टेज में या कुछ विशेषता है, इसको आप लोग समझ लेना, क्योंकि पेपर में बहुत सारे बार या आप सभी के पेपर में पूछा गया है। आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, जो दूसरा स्टेज है उस दूसरे स्टेज को बोलते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और इसको सीधा सामने आपका नाम दिया है, आपको मैंने बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। और इसका इन्होंने एज बताया था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष बताया है। अब 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या क्या काम करेगा, इसमें 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या क्या काम करेगा, सबसे बड़ी बात लिखेंगे अविलोमिता। अविलोमिता का मतलब जो है वह बच्चा कोई काम अगर मान लीजिए कर रहा है, अविलोमिता का गुण होता है। अविलोमिता का गुण, अविलोमिता का गुण मतलब कई बच्चा रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा चित्र बनाया, मान लीजिए कोई चित्र आपने बनाया, मान लीजिए ऐसे आपने बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, वाह लिखा, आपने बोला कि बच्चा क्या है, कहेगा वाह है। अब आपने इसमें एक डंडा लगा दिया, आपने पूछा क्या है तो कहेगा का है। फिर आपने उसको पीछे वाले डंडे को इरेज कर दिया, तो आपने पूछा का कहाँ गया, कहेगा पता नहीं कहाँ गया। इसका मतलब है कि बच्चे में जो अविलोमिता का गुण पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को परावर्तित नहीं कर पाता, अविलोमिता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अपरिवर्तन, या बोल सकते हैं अपलटावीपन भी बोल सकते हैं। अपलटावीपन, यह सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अपलटावीपन आप बोलेंगे या आप कहेंगे इसमें, ठीक है। तो अब अविलोमिता या अपलटावीपन एक ही चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा गुण हो सकता है, जैसे कहेंगे सर संरक्षण का अभाव होता है। संरक्षण का अभाव, अब संरक्षण का अभाव का मतलब समझिए, जैसे आप कभी कभी आप देखते होंगे 2 से 7 साल का बच्चा है, तो आप कुछ बच्चे को जब पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 ऐसे आप बोलते चले जा रहे हैं। अब बच्चे का जब पारी आया, टाइम आया, तो आपने कहा कि ठीक हो, अब बताओ 1 2 3 4 बोलो। 1 के बाद 5 5 बाद 7 7 बाद 8 बोलता है। इसका मतलब सीधा सा समझिए कि बच्चे को संरक्षण करने का गुण नहीं है, वह संरक्षित नहीं कर पाता। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उसमें संरक्षण का गुण आता जाएगा, तो उसको बोलते हैं संरक्षण का अभाव। तो आप देखते होंगे जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो आप पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, तो मारना नहीं है। जैसे जैसे उसका विकास होगा धीरे धीरे उसमें वह गुण आ जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, उस चीज़ को संरक्षित कर लेगा। अच्छा, अगले की बात करें केंद्रीकरण। अगला जो गुण है केंद्रीयकरण, या बोल सकते हैं केंद्रता भी लिखा होता है, या भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर केंद्रीकरण क्या होता है, आप समझिए सेंट्रलाइजेशन, जिसको कहेंगे कि बच्चा एक बिंदु पर फोकस होकर के सोचता है। एक बिंदु पर फोकस होने का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई काम बच्चे को आपने कहा कि बेटा इस काम को कर डालो, अगर मान लीजिए वह काम कर पाया तो कर दिया, नहीं कर पाया उसके स्थान पर दूसरा काम नहीं। आपने सीटेट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या हम व्यवहारिक की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने कहा कोई आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने कहा कि जाओ बेटा जो गुड्डे बिस्कुट ले आओ। अब बगल में दुकान है, गया गुड्डे बिस्कुट लेने के लिए, पता चला गुड्डे बिस्कुट नहीं है, उसके यहाँ क्या है, पार्ले बिस्किट है, या कोई किसी प्रकार का दूसरा, तो वापस लौट आएगा। इसका मतलब है कि जिस काम के लिए उस आपने गुड्डे बोला था तो गुड्डे नहीं था, तो उसके स्थान पर दूसरा नहीं लेकर आया। लेकिन अगर दूसरा कोई होता तो उससे बड़ा बच्चा होता या उससे ज़्यादा उम्र का होता तो उसके स्थान पर ले आता। इसका मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं उस बिंदु पर फोकस होकर काम करेगा, जिसको मतलब केंद्र मानता है, उसके केंद्र की इधर उधर काम कुछ भी नहीं करेगा, उसी केंद्र पर फोकस करता है, तो केंद्रीकरण कहलाता है। अगले की बात करें जीववाद।
आप जीववाद का नाम आपने खूब सुना होगा। जीववाद क्या है? आप कहेंगे सर जीववाद का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो बच्चा एक डंडा ले लेगा और दोनों पैर के अंदर डाल करके और गाड़ी के धुक 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 करते हुए निकल चलता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई खिलौना ले लेगा और एक लगा करके और कहेगा हाथी घोड़ा कुछ ऐसे ले लेगा और कहेगा माताजी पिताजी हट जाओ, अभी हमारा घोड़ा हाथी दबा देगा। इसका मतलब है कि निर्जीव को सजीव समझना जीववाद कहलाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है धीरे धीरे वह निर्जीवता का जो गुण है, जो निर्जीव को सजीव का समझने वाला, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। अगले की बात करते हैं गिनती पहाड़ा। बोल सकते हैं गिनती पहाड़ा, या बोल सकते हैं गिनती जो है वर्णमाला है, वर्णमाला है। धीरे धीरे इसकी क्या करने लगता है? शुरुआत करने लगता है, या क्रम आदि की शुरुआत, क्रम आदि की शुरुआत, आदि का शुरुआत बोल सकते हैं कि बच्चा इस सभी पर धीरे धीरे फोकस होकर काम करना शुरू कर देता है। गिनती है, वर्णमाला है, क्रम है, आदि पर बिंदु पर फोकस होकर काम करना शुरू करते हैं। जैसे ऐसा नहीं उन्होंने बताया कि भाई एक बच्चा काम, जैसे 7 साल का होगा एक नहीं होगा कि 7 साल आते ही तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो उसका गुण कहीं ना कहीं पिछले 1 साल 1.5 साल पहले से ही दिखना धीरे धीरे शुरू होगा। आगे की अगर हम बात करेंगे तो अगला लिखेंगे जैसा कि आप बोल सकते हैं अहम केंद्रता, अहम केंद्रता। अच्छा कहेंगे सर अहम केंद्रता क्या होता है? अहम केंद्र का मतलब है स्वार्थी स्वभाव का। मतलब अगर आपने कुछ कहा 2 से 7 साल के बच्चे को, आपने कहा कि 1 गिलास जाओ बेटा पानी लेकर आओ, तो क्या कहेगा वो? उसके बदले क्या दोगे मुझे? सीधा कहेगा 1 रुपये देना, 2 रुपये दोगे तब जाएंगे पानी लेने। तो इसका मतलब है स्वार्थी स्वभाव का, उसका अपना स्वार्थ देखता है, दुनिया ये भाड़े में, उससे कोई लेना देना नहीं उससे है। तो स्वार्थी स्वभाव अहम केंद्रता का गुण बहुत बार पूछा गया है कि अहम केंद्रता का गुण किस अवस्था की विशेषता है? तो आप कहेंगे सर दूसरी अवस्था का विशेषता है, विशेष ध्यान देकर आपको चलना है। आगे हम अगर बात करेंगे तो अगला लिखेंगे दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरों के दृष्टिकोण को, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाने में, दृष्टिकोण, ओके, दृष्टिकोण को समझ पाने में अयोग्य होता है। मतलब वह दृष्टिकोण क्या, किस दृष्टिकोण के से आप उस चीज़ को कहने की कोशिश करें वह समझ नहीं पाता। जैसे कि बात करें, आप 2 से 7 साल के बच्चे को देखा है, आपके घर में भी होगा, पड़ोस में भी होगा। तुम देखिए पड़ोसी के घर दौड़ दौड़ के बार जाएगा और लात भी खाएगा, मार भी खाएगा और फिर से वापस आ जाएगा, रोते हुए आएगा। तो आप कहोगे देखो बेटा वहाँ पर जो है वहाँ मत जाया करो, जो है मार खा जाओगे, मार खाओगे, और जो है मारती है पीटते हैं वो लोग, उनके घर मत जाया करो। फिर भी कहेगा ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन आधा घंटा बाद देखेंगे फिर उसके घर पहुँचा रहेगा। इसका मतलब है कि आपने नज़रिया क्या, आपका नज़रिया यही है कि नहीं जाना है बेटा, क्योंकि बात यह है कि आप पीटे जाते हो तो बच्चा फिर भी पहुँचेगा। इसका मतलब यही समझिए कि आपका दृष्टिकोण यही था कि बच्चे को पिटाई हो रही है तो इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह उस दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। इसका सीधा सा सेंस एक व्यवहारिक सा प्रश्न आप समझ सकते हैं, यह पूछा जाता है। अगले की अगर हम बात करें जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था की अगर हम बात चर्चा करते हैं तो उसका नाम बोला जाएगा अपना मूर्त, या बोल सकते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज उन्होंने बताया था 7 से 11 वर्ष। और इस 7 से 11 वर्ष में हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने विशेषता बताई है। जैसे आपने देखा था कि दूसरी अवस्था में संरक्षण का अभाव है ना, तो इसमें अब बच्चा संरक्षित कर लेगा। अब जो संरक्षण का अभाव था वह समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे संरक्षण इस अवस्था में पाया जाएगा। धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि गिनती वर्णमाला कुछ भी है, कुछ ही आप बता रहे तो उसको संरक्षित कर लेता है, कंजर्वेशन का गुण उसमें आ जाएगा। ठीक है ओके। अगला कहेंगे सर जैसा कि आपने देखा था केंद्रीकरण, दूसरी अवस्था में केंद्रीकरण मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर क्या होगा विकेंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। और विकेंद्रीकरण से गुण आपसे पूछा जाता है, विकेंद्रीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 समान प्रकार का गिलास, एक शिक्षिका समान 2
समान प्रकार का गिलास लेती है और स्टूडेंट से पूछती है कि देखो बेटा, इसमें सेम पानी है, इसमें भी समान प्रकार के गिलास ले करके और दो अलग अलग गिलास में पलट देती है और बाद में पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सी गिलास में पानी ज़्यादा है। तो जो एक पतला गिलास था, एक लंबा गिलास था, तो लड़की ने बताया मैम पतले गिलास में पानी ज़्यादा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, दो समान प्रकार के गिलास को एक असमान प्रकार के गिलास में, जो एक जिसकी लंबाई एक तो लंबी है गिलास, एक जो है चौड़ा गिलास है, उसमें पलट दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सी गिलास में पानी ज़्यादा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम जो पतला गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है। या इसका सीधा सा आंसर होता है विकेंद्रीकरण। अपने सीटेट में के पेपर में खूब पूछा जाता है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, जब समझेंगे तो वहाँ पर आपने बारे में उस चीज़ के बारे में खूब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए, विकेंद्रीकरण सीधा सा इसका मतलब शेष से होता है। आगे की अगर हम बात करें, आपने देखा है कि जैसे अगर हम बात करें विलोमिता की बात करें, जैसे आपने अगले में देखा था विलोमिता का गुण, अविलोमिता का गुण पाया जा रहा था, इसमें अब विलोमिता हो जाएगा। जैसे आपने का बनाया तो आपने इरेज किया, जैसे आपने सीधा पूछा, जैसे मान लीजिए आपने वाह बनाया, वाह के बाद पूछा क्या है तो कहेगा वाह है, डंडा लगाया कहेगा का है, फिर आपने इरेज किया तो पूछा का कहाँ गया तो कहेगा आपने इरेज कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो वह बच्चा समझ जाएगा इस बात को। इसलिए आपको समझना है कि वह आप संरक्षण कर, विलोमिता की बात किया जाए, वह उसके अंदर गुण विद्यमान हो जाएगा, विलोमिता बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं पलटावीपन का गुण अब आ जाता है, पलटावीपन, है ना, पलटावीपन भी इसको बोलते हैं। ओके, अगला लिखेंगे, जैसा कि अगर बात कर सकते हैं, बात करेंगे श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला में बच्चा लगा लेगा, सीरीज में लगा लेगा कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं गणितीय संक्रिया कर लेगा, अब बच्चा गणितीय संक्रियाएं करने में भी योग्य हो जाएगा। गणितीय संक्रियाओं की अगर हम बात किया जाए, गणितीय संक्रियाओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस की बात करें, प्लस माइनस और गुणा और भाग, ये सभी अब धीरे धीरे करना शुरू कर देगा गणितीय संक्रियाओं पर, उस पर कमांड आने लगेगा। अब बोल सकते हैं क्रम में परिपक्व हो जाता है, जो क्रम में परिपक्व हो जाएगा, उसको क्रम में सीक्वेंस में एक लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तार्किकता की शुरुआत आप बोल सकते हैं। अच्छा, बहुत बार पूछा गया है, एक बार आपने पेपर में सीटेट में पूछा गया था, तार्किकता का आरंभ, जब कहेगा तार्किकता का आरंभ तब कहेंगे आप तीसरी अवस्था का विशेषता है। आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है, आरंभ का मतलब स्टार्ट और अगर हम बोल सकते हैं प्रारंभ का मतलब रीस्टार्ट। एक बार आपने स्टार्ट किया था, फिर से उसको रोक करके फिर से आपने स्टार्ट किया, आरंभ प्रारंभ में अंतर हो। जब आरंभ पूछेगा तार्किकता का आरंभ, तब आप कहेंगे तीसरी अवस्था का। अगर तार्किकता का प्रारंभ पूछेगा तो चौथी अवस्था। ऐसे ही फंसा दिया था एक बार सीटेट पूछ करके। लिखेंगे अगला है समानता या अंतर कर पाता है। समानता एवं अंतर, इक्वलिटी और डिफरेंस में क्या कर पाएगा, समझ पाएगा कि क्या इसमें इक्वलिटी है, समान है, क्या इसमें डिफरेंस है, या बात को वह समझ जाता है। या तो समझ सकते हैं जो तीसरी अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये सारी विशेषताएं हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा करके यह प्रश्न अपने पेपर में जो सीटेट का पेपर है या संरक्षण पूछ लिया जाता है, विलोमिता है, विकेंद्रीकरण है, विलोमिता है, इन सभी से ज़्यादा प्रश्न, जैसे तार्किकता पूछ लेगा, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम जो चौथी अवस्था उन्होंने बताया था, चौथी अवस्थाओं की चर्चा करें तो चौथा अवस्था जो था उसका नाम है औपचारिक। औपचारिक या बोल सकते हैं औपचारिक, या इसको हम बोला जा सकता है सीधा सा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसका एज उन्होंने कितना बताया था, 11 से 15 वर्ष। 15 वर्ष। ओके, अच्छा, इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, आप कहेंगे सर इसमें जो विशेषताएं होंगी, जैसे अमूर्त चिंतन कर पाएगा। बहुत बार पूछा जाता है अमूर्त चिंतन का गुण किस में आएगा, तो क्योंकि अमूर्त नाम ही है और अमूर्त चिंतन ऐसा लिखा भी है, तो आप समझ जाएंगे कि अमूर्त चिंतन का मतलब है जो सामने नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। जो सामने नहीं है उसके बारे में भी अगर आप पूछेंगे तो बता दिया जाएगा, तो उसको अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला आप बोलेंगे, दूसरा की बात कर अपसारी। देखिए, अपसारी और अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर है, खूब सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। अपसारी का मतलब होता है कई तरीके से सोचना, कई तरीके से सोचना। आप बोल सकते हो ओपन
इनबॉक्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि बच्चा कई तरीके से वो अपने विचार को, जैसे आपसे ऐसे पूछा जाएगा, कहेगा कि भाई ऐसे कर देगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए, तो महात्मा गांधी जी के बारे में क्लास में 10 बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके से बच्चे बताएंगे। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि नहीं भारत की राजधानी कहाँ है, तो बच्चा सारे के सारे बच्चे यही तो बताएंगे नई दिल्ली है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग कुछ बता सकते हैं, नहीं हो सकता। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में अगर पूछना रहे तो बच्चा अपने अपने राय देगा, उसी को बोला जाता है अपसारी चिंतन, या एक तरीके से कई तरीके किसी प्रश्न का कई तरीके का अगर जवाब दिया जाए तो उसको अपसारी, और किसी प्रश्न का एक ही प्रकार से जवाब हो तो आप बोल सकते हैं अभिसारी। ओके, अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट है जैसे परिकल्पनात्मक चिंतन। परिकल्पनात्मक चिंतन, अब परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब सीधा सा समझिए कि बच्चा परिकल्पना कर लेता है, मतलब जो अपना परिकल्पना का गुण है इसमें विद्वान। बहुत बार पूछा गया परिकल्पना का गुण किस अवस्था की विशेषता है, तो आप कहेंगे चौथी अवस्था का विशेषता है। आगे की बात करें तार्किक चिंतन या तार्किकता का प्रारंभ, है ना, प्रारंभ, तो ये सभी आपको बात को समझ लेना है, ये चौथी अवस्था की विशेषता होगी। और उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया था, जो इन्होंने अपना संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया था, उस संज्ञान विकास के सिद्धांत के लिए एक बुक उन्होंने बनाई थी। संज्ञान विकास का सिद्धांत के लिए संज्ञान विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया और जो बुक लिखा था, उस बुक का नाम है, इस बात को भी समझ लीजिए, वो बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द, लिखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड। ओके, तो इस बात को समझिए। आशा करता हूँ बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम सभी जब इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे, जैसा कि आपको यह भी पता होगा जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया वह नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है। और या जीन पियाजे ऐसे मनोवैज्ञानिक है ना, इनका किसी ने एक तरीके से आलोचना नहीं किया। चाहे कोई भी मनोवैज्ञानिक आज तक बने, सबका एक तरीके से आलोचना हुआ, लेकिन इनका आलोचना कभी नहीं किया कोई नहीं। और इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया था संज्ञान विकास का सिद्धांत, उन्होंने अपने बच्चे पर और साथ साथ अपने भतीजे पर लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद यह सिद्धांत निकाला था। मतलब 30 वर्ष कम टाइम नहीं होता, बहुत होता है। तो इस प्रकार से इनका सिद्धांत अभी भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं फॉलो होता है। तो आप आशा करता हूँ बात तो आपको समझ में आ गया होगा। संज्ञान विकास के सिद्धांत, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, रचनावाद का सिद्धांत या आप बोल सकते हैं निर्मितवाद का सिद्धांत, इन सभी पर हम सभी विस्तृत रूप से जानकारी जानने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।